हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द्विवेदी युग के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में मैं आज एक कड़ी और जोड़ने जा रही हूँ और बात करने जा रही हूँ द्विवेदी युग के ही एक अन्य महानतम कवि रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के उन महानतम कवियों में से एक थे जिन्होंने केवल काव्य सृजन ही नहीं किया बल्कि हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा पर लेखनी चलाई और उसे समृद्ध किया। चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे आलोचना, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, हर विधा पर इन्होंने लेखनी चलाई और अपनी मौलिकता का परिचय दिया। चलिए बात करते हैं इन्हीं रामनरेश त्रिपाठी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोइरीपुर नामक स्थान पर। जौनपुर जिले के कोइरीपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और ये जौनपुर जो है ये मतलब कोइरीपुर जो गांव है वो अब किसके अंतर्गत आता है? ये सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो जौनपुर आ जाए या फिर सुल्तानपुर आ जाए, दोनों ही ठीक हैं। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था पंडित रामदत्त त्रिपाठी। पंडित रामदत्त त्रिपाठी। और ये पंडित रामदत्त त्रिपाठी जो थे वो एक धर्मपरायण एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे और ये खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। हाँ, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर भी नियुक्त हो चुके थे, परंतु घर में फिर भी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का माहौल नहीं था। घर में एक ही बैल था और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि इनके बड़े भाई जो हैं वो दूसरे बैल के स्थान पर स्वयं कंधा दिया करते थे। तो जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, इन्होंने कृषक जीवन की दयनीय अवस्था को और किस प्रकार से गरीबी तंगहाली में जीवन व्यतीत किया जाता है, इस बात को, इस दर्द को ये बहुत अच्छी तरह समझते थे और झेल भी चुके थे। इसलिए इनके काव्य में वो मार्मिकता देखने को मिलती है। ठीक है, तो पिता कौन थे? पंडित रामदत्त त्रिपाठी। अगर मैं इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करूं तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में हुई थी। उर्दू भाषा में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और फिर ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए जौनपुर जिले के हाई स्कूल में चले गए। 10वीं कक्षा वहाँ से करना चाहते थे, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, केवल 9वीं तक ही ये पढ़ाई कर पाए और उसके पश्चात इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। आगे की जो पढ़ाई है वो उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ही की और स्वाध्याय के द्वारा ही इन्होंने विभिन्न भाषाओं का, जैसे बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, फारसी इत्यादि भाषाओं का इन्होंने स्वाध्याय द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया। जब ये केवल 18 वर्ष के ही थे तो इनका अपने पिताजी से किसी बात पर झगड़ा हो जाता है और ये घर को छोड़ करके कलकत्ता चले जाते हैं। परंतु कलकत्ता जाने के पश्चात ये क्या है, कुछ समय पश्चात ही संक्रमण के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत मरणासन अवस्था में पहुंच जाते हैं। परंतु घर से तो लड़कर आए थे, घर जा नहीं सकते थे, तो किसी ने इन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप राजस्थान चले जाइए और वहाँ पर राम वल्लभ सिंह नेवरिया जो कि जयपुर जिले के फतेहपुर गांव के निवासी थे, कि आप वहाँ जाइए, वहाँ अपना इलाज लीजिए। तो उनकी सलाह मानकर के ये राम वल्लभ नेवरिया के पास चले जाते हैं। तो वहाँ इनकी खूब सेवा शुश्रूषा होती है, अच्छी चिकित्सा मिलती है, अच्छा वहाँ का वातावरण था, जलवायु अच्छी थी, जिसके कारण ये क्या है, बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं।
रोग मुक्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सेठ जो राम वल्लभ नेवरिया थे उनके बच्चों को शिक्षा देने लग जाते हैं, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। और इसी दौरान सरस्वती माता भी जो है इनकी कलम पर मेहरबान हो जाती है। ये एक गीत लिखते हैं, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, सभी दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये जो गीत है वो बहुत ज़्यादा इनका प्रसिद्ध हो जाता है और आज भी ये गीत प्रसिद्ध है। आज भी हम विभिन्न विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में इस गीत को सुन सकते हैं। और जब ये यहाँ थे तो इन्होंने बहुत से, जैसे आर्य संगीत, शतक, मारवाड़ी मनोरंजन, कविता, विनोद इत्यादि जो ग्रंथ थे या कह लीजिए रचनाएं थी, उनकी सृष्टि इन्होंने यहाँ पर की। फिर 1915 ईस्वी में पुनः ये प्रयाग आ जाते हैं और उसी को अपनी क्या बना लेते हैं, उसी को अपनी कर्मस्थली बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा इनमें कहाँ से जागृत हुई। जब ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर थे वो ब्रज भाषा में कविताएं किया करते थे और बच्चों को पढ़ करके सुनाया करते थे। तो जब वो कविताएं पढ़ते थे तो रामनरेश त्रिपाठी के मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी कविताएं लिखूं। इनके मन में कविता लेखन के प्रति रुचि जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते समय ही जागृत होती है और थोड़े से बड़े होकर के ब्रज भाषा में समस्या पूर्तियां करने लग जाते हैं। परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के कहने पर सरस्वती पत्रिका के लिए फिर ये खड़ी बोली में कविताएं करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो साहित्य मिलता है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी काव्य कृतियों की बात करेंगे। काव्य कृतियां, काव्य कृतियां कौन कौन सी थी इनकी? 3 खंड काव्य इन्होंने लिखे अपने जीवन में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक का नाम था मिलन, दूसरे का नाम था पथिक और तीसरे का नाम था स्वपन। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों जो है, तीनों कल्पना मिश्रित ये तीनों खंड काव्य काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक हैं। कहने का क्या अर्थ है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे मैथिली शरण गुप्त को आपने देखा, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय को देखा, उन्होंने जो काव्य सृजन किया, जो खंड काव्य रचे, वो क्या है, किसी न किसी पौराणिक या ऐतिहासिक कथा को आधार बना करके रचे हैं। परंतु जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, इन्होंने किसी भी पौराणिक या किसी भी ऐतिहासिक कथा को इन्होंने नहीं लिया, बल्कि इन्होंने क्या है, अपने काल्पनिक पात्रों का निर्माण किया, अपनी कथा निर्मित की काल्पनिक पात्रों के माध्यम से, और उसमें भी क्या दर्शाया, उसमें भी प्रेम को दर्शाया और इन तीनों खंड काव्यों का इन्होंने निर्माण किया। ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। कहा जा सकता है कि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिलन की। ठीक है, मिलन का प्रकाशन हुआ था 1917 ईस्वी में। और ये मिलन क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है, खंड काव्य है। मिलन क्या है, खंड काव्य है। और इसमें क्या है, इसमें 5 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं इसमें? इसमें 5
सर्ग है। और इसकी कहानी क्या है कि इसमें एक काल्पनिक कथा को आधार बनाया गया है जिसमें दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है और हिंसा और अत्याचार के प्रति जो है वो आवाज उठाने के लिए कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार की कहानी रची गई है। उसके पश्चात है पथिक। पथिक की रचना हुई 1920 ईस्वी में और इसका प्रकृति चित्रण अद्भुत है। इसका प्रकृति चित्रण अद्भुत है, मतलब ये जो है वो कवि की कीर्ति का आधार स्तंभ भी इसे माना जा सकता है। क्या है? पथिक जो है वो कवि की कीर्ति का आधार स्तंभ है और 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसका प्रकृति चित्रण जो है वो बहुत सुंदर है। इसमें भी कितने सर्ग हैं? इसमें भी 5 सर्ग हैं और केवल 21 दिनों में इसकी रचना की थी। मतलब केवल 21 दिनों में ही ऐसा सुंदर और अद्भुत जो है वो खंड काव्य रचा गया था। किसके द्वारा? राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। तीसरा इनका खंड काव्य है जिसका नाम है स्वपन, जो कब प्रकाशित हुआ? 1929 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और इसकी कथा भी क्या है? काल्पनिक कथा आश्रित एक प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। और इसकी क्या विशेषता है कि इसमें भी 5 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 5 सर्ग हैं और इसमें नायक की अपेक्षा नायिका को अधिक महत्व दिया गया है। नायक की अपेक्षा नायिका को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, नायक की अपेक्षा नायिका को अधिक महत्व दिया गया है। और इनकी क्या विशेषता थी? ये पूर्व छायावादी युग के या पूर्व छायावादी धारा के कवि माने जाते हैं। कवि माने जाते हैं। और इनकी क्या विशेषता थी कि ये क्या है? श्रीधर पाठक के पश्चात श्रीधर पाठक के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण स्वच्छंदतावादी कवि हैं। स्वच्छंदतावादी कवि हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पूछ लिया जाए कि श्रीधर पाठक के पश्चात द्विवेदी युग में कौन से कवि हैं जो स्वच्छंदतावाद के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन है? वो है राम नरेश त्रिपाठी। ये पूर्व छायावादी युग के कवि भी माने जाते हैं। ठीक है, मिलन कब प्रकाशित हुआ? 1917 में। क्या है? ये खंड काव्य है और इसमें 5 सर्ग हैं। पथिक ये अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें 5 सर्ग है और केवल इसकी रचना 21 दिनों में हुई थी। स्वपन 1929, इसमें क्या है? इसमें 5 सर्ग हैं। नायक की अपेक्षा नायिका को अधिक महत्व दिया गया है। तीनों ही क्या है? तीनों ही खंड काव्य है और काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक पर आधारित हैं। ठीक है, और इनके अब हम मुक्तक कविताओं की या मुक्तक काव्य संग्रहों की बात कर लेते हैं। ये क्या थे? ये खंड काव्य थे। तीनों 3 ही खंड काव्य मिलते हैं इनके और तीनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं इनके मुक्तक काव्य की। मुक्तक काव्य, एक तो इनका मुक्तक काव्य है मानसी, जो कि क्या है? बहुत प्रसिद्ध है और इसका प्रकाशन हुआ था 1927 ईस्वी में। इसमें क्या है? इसमें इनकी प्रकृति प्रेम रीति निरूपण
नहीं, रीति निरूपण नहीं, रीति नीति, प्रकृति प्रेम, रीति नीति, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत कविताओं का संकलन है, कविताओं का संकलन है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें इनकी प्रकृति प्रेम, रीति नीति, राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत क्या है, कविताओं का संकलन है। और इसमें कितनी इनकी कविताएं संकलित हैं, इसमें 73 कविताएं संकलित हैं। लिख लीजिए, इसमें कितनी कविताएं हैं, इसमें 73 कविताएं संकलित हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये है, बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके पश्चात इनका मुक्तक काव्य है आर्य संगीत शतक। आर्य संगीत शतक कब प्रकाशित हुआ, 1912 ईस्वी में। जब ये कहाँ थे, जब ये राजस्थान में थे और अपना इलाज करवा रहे थे, तो उस दौरान क्या है, इन्होंने आर्य संगीत शतक की रचना की थी और 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और यह इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है, यह इनकी प्रथम प्रकाशित कृति है। और इसमें क्या है, इसमें आर्य समाज के 100 भजनों का संग्रह है। आर्य समाज के 100 भजनों का इसमें संग्रह किया गया है। ठीक है, मानसी आर्य संगीत शतक। और तीसरी थी कविता विनोद, कविता विनोद, ये भी राजस्थान में रहकर ही रची थी। चौथी थी मारवाड़ी मनोरंजन, मारवाड़ी मनोरंजन, इसकी रचना भी उसी समय हुई थी। और पांचवी थी इनकी रचना, और पांचवी रचना थी क्या होम रूल लोगे, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, क्या होम रूल लोगे। ये भी क्या थी, ये भी इनकी काव्य कृति है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मुक्तक काव्य हैं। जो पहले हमने पढ़े थे वो क्या थे, खंड काव्य थे, और ये क्या है, ये मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, मानसी जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, पहली अगर पूछ ले इनकी प्रकाशित रचना तो कौन सी थी, आर्य संगीत शतक। और कविता विनोद, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, इन तीनों ही रचनाओं की सृष्टि कहाँ हुई थी, राजस्थान में इन्होंने की थी, जिस दौरान ये क्या ले रहे थे, उपचार ले रहे थे। तो वहाँ रह कर के ये क्या है, इन कविताओं का सृजन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की, इनके नाटकों की। अब हम बात करते हैं इनके नाटकों की। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक मिलता है जिसका नाम है जयंत। यह सामाजिक नाटक है, यह क्या है, सामाजिक नाटक है। और इसमें अत्याचार का विरोध करने की प्रेरणा दी गई है। इसके कितने सर्ग हैं, इसके 3 अंक हैं, सर्ग नहीं, इनके क्या है, इसके 3 अंक हैं। ठीक है, और एक इनका एकांकी संग्रह मिलता है जिसका नाम है बा और बापू, बा और बापू। ठीक है, यह क्या है, यह प्रथम, यह हिंदी का ही कह लीजिए, यह हिंदी का प्रथम एकांकी नाटक है। हिंदी का प्रथम क्या है, एकांकी नाटक है। इसमें 5 एकांकियां हैं वैसे तो,
और हिंदी की प्रथम एकांकी नाटक है। और इसमें क्या है, कस्तूरबा देवी और जो राष्ट्रपिता हैं हमारे महात्मा गांधी, उनकी जीवन की घटनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, ये नाटक हैं, दो ही महत्वपूर्ण है अधिक तो, जयंत बा और बापू। और एक इनका जो संपादन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, पहले उसे अंकित कर लेते हैं, जिसका नाम है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी। इसमें क्या है, इसमें यह 8 भागों में संकलित है। यह 8 भागों में संकलित है और इसके लिए कवि ने जो है वो बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। कविता कौमुदी के लिए, इसके संपादन के लिए कवि ने जो है वो बहुत प्रयत्न किया, बहुत अधिक घूमे फिरे। और इसमें क्या है, इसमें संस्कृत, बांग्ला, उर्दू और हिंदी के गीतों का या कविताओं का कह लीजिए संकलन है। ठीक है, इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बांग्ला के गीतों का या कविताओं का संकलन है। और इसके 5वें भाग में लोक गीतों का संकलन है। इसके बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसके 5वें भाग में, इसके 5वें भाग में लोक गीतों का संकलन है। इसके 5वें भाग में क्या है, लोक गीतों का संकलन है। और भी क्या महत्वपूर्ण है कि यह हिंदी का प्रथम मौलिक प्रयास है। यह हिंदी का क्या है, प्रथम मौलिक प्रयास है। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम लोक गीतों का संकलन करने का कार्य किसने किया, तो वो किया था राम नरेश त्रिपाठी ने। और इसमें कितने गीत संकलित हैं, इसमें 15,000, इसमें लगभग 15,000 गीतों का संकलन है। गीत भी कौन से, लोक गीत। इसमें लगभग 15,000 लोक गीतों का संकलन है। कुल कितने भाग थे कविता कौमुदी के, कुल 8 भाग थे। 5वां भाग जो है वो लोक गीतों के लिए है स्पेशल। और क्या है, इस कविता कौमुदी की जो प्रति है वो रामनरेश त्रिपाठी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को भेंट की, उनको अर्पित की। क्योंकि रामनरेश त्रिपाठी जो थे वो अपने जीवन में एक तो रामचरितमानस और महात्मा गांधी, इन दो मतलब इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ये महत्व देते थे अपने जीवन में। महात्मा गांधी को ये अपना आदर्श मानते थे और इनके पद चिन्हों पर चलना ये अपना सौभाग्य मानते थे। महात्मा गांधी भी इनका बहुत सम्मान किया करते थे। इसी कारण से इन्हें हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में भी भेजा गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे रामनरेश त्रिपाठी। इनकी तो हमने बात की रामनरेश त्रिपाठी के नाटकों की। अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। कविता कौमुदी बहुत महत्वपूर्ण है, जयंत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बा और बापू हिंदी की प्रथम एकांकी है। ठीक है, उसके बाद उपन्यासों की हम बात कर लेते हैं। इन्होंने उपन्यास लिखे, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसका नाम है सुभद्रा। यह क्या है, यह सुभद्रा और सुशीला के
आदर्श जीवन पर आधारित है। ठीक है, सुभद्रा और सुशीला के आदर्श जीवन पर आधारित है। दूसरा है मारवाड़ी और पिशाचिनी। मारवाड़ी और पिशाचिनी। मारवाड़ी और पिशाचिनी। ठीक है। तीसरा है लक्ष्मी। यह है स्त्रियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से रचा गया। यह स्त्रियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से रचा गया है। ठीक है। कौन कौन से उपन्यास है इनके? सुभद्रा सामाजिक उपन्यास है, मारवाड़ी और पिशाचिनी ये उपन्यास में रहकर लिखा। लक्ष्मी यह भी क्या है? स्त्रियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से रचा गया है। अब हम बात कर लेते हैं इनके यात्रा वृत्तांत की। इन्होंने जीवनी भी लिखी, यात्रा वृत्तांत लिखा। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा वृत्तांत कौन सा था? उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा। उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा इनका यात्रा वृत्तांत था। और क्या था? इनकी जीवनी या संस्मरण कह लीजिए, संस्मरण इन्होंने लिखा जिसका नाम था 30 दिन मालवीय जी के संग। 30 दिन मालवीय जी के संग। ये क्या था? ये इनका संस्मरण था। और ये किसके कहने पर लिखा था? इन्होंने घनश्याम दास बिड़ला के कहने पर इन्होंने ये संस्मरण लिखा था। एक जीवनी भी इन्होंने लिखी जिसका नाम था सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज ये इनकी क्या थी? जीवनी थी। और एक प्रहसन भी लिखा जिसका नाम है दिमागी अय्याशी। दिमागी अय्याशी ये क्या है? इनके प्रहसनों का संग्रह है। ये क्या है? यह इनके प्रहसनों का संग्रह है। ठीक है। ये क्या है? इनके प्रहसनों का संग्रह है। और कहानी संग्रह भी लिखे इन्होंने। कहानी संग्रह उनकी भी बात कर लेते हैं। नंबर 1 सपनों के चित्र। सपनों के चित्र। सपनों के चित्र और आँखों देखी कहानियाँ। आँखों देखी कहानियाँ। ठीक है। तो ये थी इनकी रचनाएं। यात्रा वृत्तांत, उत्तरी ध्रुव की भयानक यात्रा, संस्मरण था 30 दिन मालवीय जी के संग, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवनी थी सेठ जमना लाल बजाज, प्रहसन था दिमागी अय्याशी और कहानी संग्रह था सपनों के चित्र और आँखों देखी कहानियाँ। ठीक है। अब हम इनकी कुछ काव्य पंक्तियों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कहते हैं? पराधीन रहकर न अपना सुख
शोक कह सकता, पराधीन रहकर न अपना सुख शोक कह सकता, ऐसा अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ऐसा अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, पशु ही सह सकता है। पराधीन रहकर न अपना सुख शोक कह सकता है, ऐसा अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ठीक है, दूसरी पंक्ति देखिए, वो कहते हैं सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। क्या कहते हैं? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। क्या कहते हैं? सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। तीसरी पंक्ति देखिए, गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कि गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। मतलब क्या है? ये प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो ये कौन थे? रामनरेश त्रिपाठी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ? जौनपुर या सुल्तानपुर के कोयरीपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। पिता रामदत्त त्रिपाठी थे और इनके जो काव्य संकलन थे, वो जो खंड काव्य बहुत महत्वपूर्ण है, मिलन, पथिक और स्वपन। और एक इनका संपादन भी था जिसका नाम था कविता कौमुदी। और हाँ, एक और भूल गई मैं, इन्होंने वानर नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी, क्योंकि इन्होंने क्या है, वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। क्या किया इन्होंने? वानर नामक पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, जिसमें क्या है, बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ और कविताएं होती थी उनको ये संकलित करते थे या प्रकाशित करते थे। वानर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? रामनरेश त्रिपाठी ने। ठीक है, तो वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। 3 खंड काव्य मिलते हैं। कविता कौमुदी जो है वो भी इनका संपादन कार्य था, 8 भागों में संकलित थी। और 5वां भाग जो है वो लोक गीतों से संबंधित है। और ऐसा करने वाले, लोकगीतों का संकलन करने वाले हिंदी के प्रथम कवि हैं।
और एकांकी लिखने वाले प्रथम कवि हैं। और भी मैंने बताया था ये क्या है, बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं, मतलब ऐसा करने वाले भी ये क्या है, हिंदी के पहले ही कवि हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, छायावादी पूर्व काव्यधारा का कवि कहा जाता है। और श्रीधर पाठक के पश्चात ये स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो ये थे राम नरेश त्रिपाठी। इनके विषय में बहुत व्याख्यात्मक चर्चा हमने की और अगले व्याख्यान में हम मिलते हैं द्विवेदी युग के ही किसी अन्य साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।